गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कैसे लीनियर इक्वेशंस को फ्रेम किया जाता है। लीनियर इक्वेशंस ज्योमेट्रिकली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, और अगर दो लीनियर इक्वेशन हो और उसका कोई यूनिक सोल्यूशन हो तो वो हमेशा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जाकर के इंटरसेक्ट करता है, और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका क्या होता है, सोल्यूशंस होता है, उसका सोल्यूशन होता है। राइट। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि क्या क्या कंडीशंस होता है जिससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन ना हो, या यूनिक सोल्यूशन हो, या इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशंस हो। ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किया था। आज जो मैं आपके सामने वीडियोस लेकर के आया हूँ वो अलजेब्रिकल सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में है। ओके। अलजेब्रिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ज्योमेट्रिकली हम लोग जानते हैं, अब अलजेब्रिकली कैसे करते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि सॉल्व का क्या मतलब होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्व। जब अगर क्वेश्चन में आए, एग्जाम में आए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया और आपको कह रहा है कि इसको सॉल्व कर दो, राइट। तो सॉल्व का क्या मतलब होता है। सॉल्व का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। जो उसमें वेरिएबल्स होता है, और बेसिकली वेरिएबल्स कौन सा होता है, एक्स एंड वाई होता है, राइट। क्योंकि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, और वो टू वेरिएबल्स खास करके एक्स एंड वाई होता है। ओके। तो टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन और वेरिएबल्स इज़ नोन एज सॉल्व। उसी का मतलब क्या होता है, सॉल्व होता है। अब कितने तरीके से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। वैसे सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। बेसिकली ये 4 तरीक़ों को फॉलो किया जाता है। मेथड ऑफ कंपैरिजन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपकी बुक में ये 3 मेथड्स का जिक्र है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग अब इसको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कैसे अलजेब्रिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते होंगे ये एक्सरसाइज 3.3 है आपके बुक का, और यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग को क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इसका कितना सब पार्ट्स है, टोटल 6 सब पार्ट्स है। तो हम लोग वन बाय वन करके कुछ कुछ सम्स को यहाँ पर से सॉल्व करेंगे, और होपफुली ये एक्सरसाइज को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तो मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट पूरा बताने के लिए, समझाने के लिए यहाँ से पार्ट 3 करूँगा, आफ्टर दैट पार्ट 4 करूँगा, उसके बाद मैं पार्ट 6 करूँगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है ये आप लोगों को करना पड़ेगा। ओके। आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहेगा, और इसमें से अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया, कुछ क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बना, तो आपको मुझसे क्या करना है, पूछ लेना है। ठीक है। जो भी डाउट्स होगा वो आपको क्या करना है, यू शुड आस्क। ओके। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 कराने से पहले मैं 1 पार्ट 4 तुम लोगों को करा रहा हूँ। 1 पार्ट 4 में क्या क्वेश्चन है पहले आप इसे सही से देख लो। पहला इक्वेशन क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ठीक है। ये हम लोग का 2 इक्वेशन है। तो पहले हम लोग को क्या करना है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो पहला स्टेप है स्टेप 1। मैंने देखो इसमें क्या लिखा है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आपको x को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y। आप यहाँ से y भी एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ x, आपकी मर्जी। ठीक है। मैं x को एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ y। तो कैसे लिखना है, लिखना है फ्रॉम 1, ये था इक्वेशन 1। मैंने पॉइंट को हटा दिया। पॉइंट अगर हटेगा 0.2 प्लस 0.3 से अगर पॉइंट हटेगा तो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, राइट। और RHS में भी 1.3 है, उसके डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो LHS में अगर आप LCM लोगे तो 10 आएगा, और RHS में भी 10 है, तो वो 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आफ्टर कैंसिलिंग हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब यहाँ से आपको x को एक्सप्रेस करना है, तो 2x को यहाँ रखा, 3y को RHS में ले गए, प्लस था माइनस हो गया, ये सब आप जानते हो। और सिर्फ x क्या हो गया, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो RHS में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। इसे आपको नाम दे देना इक्वेशन 3। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में जो ये x का वैल्यू आया,
आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देना है x की जगह, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन 2 को फिर से लिखा, पॉइंट को रिमूव करने के बाद सेकेंड स्टेप ये आ गया, और इन प्लेस ऑफ x यहाँ जो 4x है उसमें x में हम लोगों ने क्या लिखा, 13 - 3y/2, और ये कैंसिल हो गया 2 और 4, क्योंकि 4 डिविजिबल होता है 2 से। कैंसिल होने के बाद, सिंप्लीफाई होने के बाद ये स्टेप आया, और 6y + 5y होने से क्या होगा, प्लस माइनस है, तब जानते ही हो, तो यहाँ से -y आया, ठीक है। 26 - y = 23। वेरिएबल को हम लोग जनरली LHS में ही रखते हैं, तो -y = नंबर वन साइड हो गया, तो +26 - 26 हो गया, तो -3 आया, माइनस कैंसिल होकर के y का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 टू गेट x। अब हम लोग को तो x और y दोनों का वैल्यू निकालना था, अभी तक तो सिर्फ वैल्यू ऑफ y मिला, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन 3 में y के प्लेस में 3 पुट कर देंगे और x हम लोग को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो फ्रॉम 3 में ऐसे लिखा है, बहुत को ऐसे लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इस तरह से लिखते हैं आप, डायरेक्ट फ्रॉम 3 ऐसे भी लिख सकते हो। तो x = ये हो गया 13 - 3, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया y की जगह। उसके बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, तो y का वैल्यू आया 3 और x का वैल्यू आया 2। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, वो भी आप कर सकते हो। आप कैसे चेक करोगे, x के इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी को भी ले लो, चलो इक्वेशन 1 को लेते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू, जहाँ पे x है, x की जगह 2 पुट करो और y की जगह 3 पुट करो LHS में, देखो RHS आ रहा है कि नहीं। आप अगर x की जगह 2 पुट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, आ जाएगा 0.4, और यहाँ से क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 3 पुट करने से 0.9, से 0.4 और 0.9 आपको 1.3 देता है। इसका मतलब हम लोग आंसर क्या है, करेक्ट है। इस तरह से करना है, ओके। अब चलो 1 पार्ट 3 करते हैं। तो आ जाइए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से 1 पार्ट 3 करते हैं। 1 पार्ट 3 में क्या है, पहला इक्वेशन क्या है, 3x - y = 3, एंड सेकेंड इक्वेशन है 9x - 3y = 9। तो पहला स्टेप मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 आप x को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ y, या मैंने ये भी कह दिया था कि आप y को भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो फ्रॉम 1 मैंने x को एक्सप्रेस किया, इक्वेशन 3 आ गया, x = 3 + y/3। अब स्टेप 2 क्या था कि जो आपको इक्वेशन 3 से x का वैल्यू आया है उसे इक्वेशन 2 में, यानी कि यहाँ पे पुट कर देना इन प्लेस ऑफ x। तो मैंने पुट कर दिया, और यहाँ पर एक चीज़ हुआ कि ये y कट के 9 = 9 होता है ना, 9 = 9 होता है। मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया इस क्वेश्चन में कि आप y का स्पेसिफिक वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो, y कट गया। लेकिन LHS और RHS एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, 9 = 9 हो रहा है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ये क्या हम लोग को बता रहा है, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y। अब y का जो भी वैल्यू हो, 10, 1, 2, 3, 0 जो भी वैल्यू हो, ये स्टेटमेंट तो हमेशा ट्रू रहेगा, क्योंकि y के ऊपर ये डिपेंड कर ही नहीं रहा है, y तो कट जा रहा है, 9 = 9 ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y, हाउएवर वी डू नॉट गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y एज अ सोल्यूशन। हम लोगों को y का स्पेसिफिक वैल्यू एज अ सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि y तो यहाँ पे कट जा रहा है, राइट, y के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं है। इसीलिए देयरफॉर वी कैन नॉट ऑब्टेन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। जब y नहीं मिला, y मिलता इक्वेशन 3 में उसे पुट करते तब ना x मिलता। तो जब y नहीं मिला, y का स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिला, तो x का स्पेसिफिक वैल्यू कहाँ से मिलेगा। अब ये सिचुएशन आया कैसे, दिस सिचुएशन हैज़ अराइजन बिकॉज बोथ द गिवन इक्वेशन द सेम। अगर आप ये दोनों इक्वेशन को सही से देखो, ये दोनों इक्वेशन एक्चुअल में सेम है। अगर आप इक्वेशन 2 से 3 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, 3x - y = 9, और फिर 3 को वहाँ कर दो 9 के डिनोमिनेटर में, तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा। तो ऐसा दो इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, हम लोगों ने पढ़ा है पहले। और कोइंसिडेंट लाइंस का क्या होता है, कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन नहीं होता है। देयरफॉर इक्वेशन 1 and 2 हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, क्योंकि x और y का आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, लेकिन कोई भी वैल्यू, क्या वैल्यू ले सकते हैं, बहुत वैल्यू ले सकते हैं, कहाँ पर जाके वो एंड होगा पता ही नहीं। इसीलिए इसका क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, क्योंकि इस दोनों इक्वेशन में आप x और y का कुछ भी वैल्यू ले लो, दोनों जगह आप सेम वैल्यू ही पुट करने वाले हो, तो वो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, x और y दोनों ही, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक्चुअल में सेम इक्वेशन है। इसीलिए इसका क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है। होप आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं 1 पार्ट 6 में। तो
तो 1/6 में आपका क्या क्वेश्चन है, इक्वेशन 1 क्या है हम लोग का, 3x/2 - 5y/3 = -2 एंड इन इक्वेशन 2 व्हाट वी हैव x/3 + y/2 = 13/6। ये हम लोग का दो क्वेश्चन है। तो पहले क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 आप देख रहे हो, ये इक्वेशन 1 जो जर्नल फॉर्म होता है, लीनियर इक्वेशन का जर्नल फॉर्म क्या होता है, ax + by = 2 या +c = 0, इस तरह होता है ना। तो हम लोग पहले इसको जर्नल फॉर्म में लेके आते तो फिर थोड़ा ईजी होगा। तो जर्नल फॉर्म के लिए मैंने क्या किया, फ्रॉम 1 इसे मैंने नोट डाउन किया। उसके बाद मैंने एलसीएम लिया। 2 और 3 के बीच में क्या एलसीएम होता है, 6 एलसीएम होता है। एलसीएम लेने के बाद जो किया जाता है, पहले डिनोमिनेटर से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 आया, 3 फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 9x हो गया इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 6 2 के नीचे कुछ नहीं है, -2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये हम लोग का इक्वेशन आ गया। उसके बाद फिर जो हम लोग का स्टेप था, इसके बाद जो हम लोग का स्टेप था कि x को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ y या y को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ x। मैंने x को एक्सप्रेस किया और इक्वेशन 3 मिल गया। ठीक है, अब इसे डायरेक्टली यहाँ पे नहीं पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, पहले इक्वेशन 2 को भी थोड़ा जर्नल फॉर्म में क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर लेंगे। तो वही चीज़ मैंने किया, इक्वेशन 2 को मैंने नोट डाउन किया। उसके बाद एलसीएम लिया, 6 आया, और RHS में भी डिनोमिनेटर में देखो 6 है, तो अगर इक्वल्स टू बीच में हो ना, जैसे यहाँ पे तो इक्वल्स टू है, ये इक्वल्स टू है राइट, तो इक्वल्स टू बीच में हो ना तो आप ऐसे से काट सकते हो, 6 कट गया, कैंसिल हो गया वो। उसके बाद ये इक्वेशन आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, x की जगह जो इक्वेशन 3 से वैल्यू आया था वो पुट कर दिया। जब आप ये पुट कर रहे हो, अचानक से एग्जामिनर देखेगा कि ये x की जगह ये क्या आ गया, वो कन्फ्यूज़ हो सकता है। इसीलिए आपको ब्रैकेट में बता देना है कि फ्रॉम 3 ये वैल्यू कहाँ से आया, इक्वेशन 3 से आपने यहाँ पे पुट कर दिया। इसीलिए आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए फ्रॉम 3 लिख दो, वही इनफ है। उसके बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 मल्टीप्लाई हो गया, -12 से -24 आया, +20y आ गया, नीचे में 9 है, फिर मैंने 9 एलसीएम लिया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने ये 20y और 27y 47y हो गया ऐड होकर के। उसके बाद नंबर वन साइड होना चाहिए, -24 वहाँ आके +24 हो गया और आ गया 141, और 47 फिर डिनोमिनेटर में चला गया, तो 47 3 = 141 होगा, इसलिए y का वैल्यू क्या आ गया, 3। ठीक है, उसके बाद जब y का वैल्यू 3 आ गया तो अब x कहाँ से निकालेंगे, ये y का इक्वेशन 3 में y को पुट कर देंगे 3, y का मैंने 3 पुट किया तो x का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया, 2 आ गया। फिर मैं एक बार कह दूं कि अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, आप इक्वेशन 1 में इसे पुट करो। इक्वेशन 1 में आप इसे पुट करके देखो तो आपको नज़र आएगा कि x की जगह अगर यहाँ पे 2 पुट करोगे आप, x की जगह अगर आप 2 पुट करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 2 कट के 3 आएगा, और y की जगह 3 पुट करोगे 3 कट के 5 आएगा, तो 3 - 5 क्या आता है, -2 आता है ना। तो सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ये आंसर क्या है, करेक्ट है। होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया, और जो भी बाकी रेस्ट ऑफ द सब पार्ट्स है क्वेश्चन 1 का, आप उसको सॉल्व कर पाओगे बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो आप ये पूरा करके दिखाओ, और कोई डाउट्स हो तो फिर आप हमसे पूछो।